So in today's lecture, we are going to study the next disease after typhoid is pneumonia. Pneumonia, inflammatory condition of the lungs. Now what do you mean by inflammation? There is redness, pain, swelling. Okay, तो जहाँ पे रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ सम इंजुरी और सम इन्फेक्शन, यहाँ पे लंग्स के अंदर होने वाला है, दैट इज द अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस, द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक वायरसेस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, दैट इज द फ्लू वायरस. एडिनो वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस. ओके, ये वायरसेस दूसरे भी बीमारियां करते हैं जैसे कंजंक्टिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एक्सेट्रा. बट देन नाउ दिस एडिनो वायरस में से कुछ वायरसेस है जो निमोनिया भी करते हैं. देन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके, एंड रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस जिसका शॉर्ट फॉर्म है RSV. देन दूसरे भी है बैक्टीरियाज जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, या फिर फंगल पैथोजेंस हैं जैसे नीमोसिस्टिक जीरोवेसी. एंड ये जो नीमोसिस्टिक जीरोवेसी है उसी का नाम नीमोसिस्टिक कैरिना है एक्चुअली. दे आर नॉट टू डिफरेंट फंगस. देन निमोनिया दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या इंजुरी से हो सकता है. हमने इन्फेक्टिव एजेंट्स देख लिए. इंजुरी किससे हो सकती है? तो केमिकल बर्न्स. नाउ हाउ आर द केमिकल्स गोइंग टू रीच द लंग्स? तो कभी कभी एस्पिरेट हो जाते हैं, मतलब गलती से इनहेल हो जाते हैं केमिकल्स एंड दे रीच द लंग. ओके, तो दैट टाइम दे कैन कॉज इंजुरीज लाइक सम नेजल ड्रॉप्स और सम फ्यूम्स ऑफ द केमिकल्स और वट एवर. देन फिजिकल इंजुरी टू द लंग्स, बाहर से चेस्ट रीजन पे स्टैब हुआ है एंड दैट स्टैबिंग इंजुरी, समथिंग हैज पोक्ड इनसाइड वेरी स्ट्रांगली, दैट कैन पास थ्रू द thoracic cage up to the lungs. तो अगेन फिजिकल इंजुरी इज देयर. और जोर से कोई कंट्यूशन है, मतलब बाहर से धक्का लगा है तो अंदर क्रैक गया है, रिब हैज ब्रोकन एंड इंजर्ड द लंग्स. तो इट कैन बी एनी रीजन, एनी टाइप ऑफ फिजिकल इंजुरी टू द लंग्स. ओके, देन उससे क्या होता है, क्या सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे जब निमोनिया होगा? तो नेचुरली लंग्स का इन्फेक्शन है तो कफ प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसमें कफ इज़ नॉट ड्राई कफ, एक्सपेक्टोरेशन है, मतलब फ्लेगम या स्प्यूटम बाहर निकल रहा है विच इज़ येलो. इट इज़ एन इन्फेक्टिव स्प्यूटम, जनरली येलो या ग्रीनिश कलर का. देन फीवर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो नेचुरली फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन होने से भी फीवर आएगा. देन सांस लेने में तकलीफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया जिसको बोलते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है. देन चेस्ट पेन हो सकता है ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, जब जोर जोर से सांस लेते हैं, या खांसते वक्त चेस्ट में पेन हो सकता है बिकॉज अंदर इन्फ्लेमेशन है. लॉस ऑफ एपेटाइट होएगा, सिंस बीमार है तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. थकावट रहेगा, फटीग, ओके, क्योंकि ऑक्सीजनेशन बराबर नहीं हो रहा है. हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ सकता है या वॉमिट हो भी सकता है पेशेंट को. जॉइंट पेन्स, मसल एक एंड ऑल दीज आर ऑल वीक सिम्टम्स विल बी अकम्पनाइड. ओके, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है? तो निमोनिया मोस्टली स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, छींकने खांसने से हो सकता है अगर वो इन्फेक्टिव है. नॉन इन्फेक्टिव है तो नहीं फैलेगा. देन नेक्स्ट टू दैट it also spreads by, since अगर इन्फेक्टिव रहा तो it also spreads by sharing the clothes, utensils etc. from infected person to the other person. So basically via droplets. Okay, then diagnosis and treatment इसका. तो डायग्नोसिस हम लोग एक्सरे चेस्ट ले सकते हैं, स्प्यूटम एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं, स्प्यूटम का कल्चर कर सकते हैं जिससे अगर बैक्टीरिया कुछ हुआ तो उसका ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं. देन ट्रीटमेंट में जनरली डिपेंडिंग ऑन द पैथोजन, अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, दीज आर इफेक्टिव. वायरल है तो जनरली इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है. फंगल है तो एंटी फंगल. नाउ हाउ विल वी नो दिस? तो आई टोल्ड यू कैन डू द कल्चर ऑफ द स्प्यूटम. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स दिए हैं. ये एडिनो वायरस ग्रुप के वायरसेस ऐसे दिखते हैं, फिर लेजियोनेला नीमोफिला ये ऐसे दिखता है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये वाला रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये सर्कुलर बैक्टीरिया है. नाउ दिस इज अ फंगस, दिस इज अ वायरस. ओके, दिस फंगस यहाँ पे ये जो है एस्परजिलस, ये कुछ ऐसे दिखता है. ठीक है, ब्रांच्ड अपीयरेंस. सो दिस इज जस्ट शो यू हाउ द डिफरेंट माइक्रोब्स अपीयर. फिर आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया.
निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये वैक्सीनेशन हम बच्चों में और अडल्ट दोनों में करवा सकते हैं। ओके, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेशली हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन 1 साल के अंदर बच्चे को दिया जाता है, तो निमोनिया का चांसेस हाईली रिड्यूस हो जाता है। इन एडल्ट्स वी कैन गिव इट इफ दे आर प्रोन टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वी जस्ट वांट टू अवॉइड द चांस ऑफ निमोनिया, वी कैन यूज इट। ओके, then next to that is they have asked you to find out the mode of infection by which a pathogen spreads from person to person. तो person to person खांसने छींकने से, चीज़ें शेयर करने से, okay, this is how the infection spread, we know that. Now roughly we will again see some extra points related to pneumonia. Adenovirus मैंने बता दिया। फिर okay, Legionella pneumophile, this one, it is a bacteria, told rod shaped bacteria. फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ओके, वो भी बैक्टीरिया है। इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड हिब वैक्सीन, दैट इज हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। देन नेक्स्ट टू दैट इज, यहाँ पे जब निमोनिया में डैमेज होता है लंग्स को, तो लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन एंड एक्सुडेशन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ व्हाट आर दिस? दीज आर एक्चुअली द स्टेजेस ऑफ निमोनिया। मैं तुमको स्टेजेस के बारे में भी बताती हूँ। निमोनिया 4 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में कंसोलिडेशन होता है, ओके, फिर दूसरा स्टेज है रेड हेपेटाइजेशन का, तीसरा ग्रे हेपेटाइजेशन का, और चौथा रेजोल्यूशन का। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस? आई विल एक्सप्लेन यू। सो ये जो स्टेजेस है, इसमें व्हेन आई से हेपेटाइजेशन ये वर्ड लीवर से रिलेटेड है, बट देन लीवर जैसा उसका अपीयरेंस हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, इसलिए ये टर्म यूज़ किया गया है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इसके स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस में पहला जो कंसोलिडेशन स्टेज है, उसमें क्या होता है, तो जब इन्फेक्शन होएगा तो 24 घंटे के अंदर ये स्टेज शुरू हो जाता है। ओके, एक्सुडेशन शुरू होता है, मतलब सिक्रीशंस वहाँ पे आते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, तो ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ओके, ये सब अल्वियोला के अंदर भर जाएगा, जबकि वहाँ पे एयर होना चाहिए। वहाँ पे फिब्रिन, थ्रेड लाइक प्लाज्मा में से जो फिब्रिन है वो भी जमा होने लगेगा। फिर कैपिलरीज जो सराउंडिंग है अल्वियोलाई के, वो कंजेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेशन में देयर इज कंजेशन इन ऑल। ओके, देन ये इन्फेक्शन जो है, अगर ये इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्शन क्या होएगा, लंग्स का हाइलम रीजन होता है। इफ़ यू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लंग, जहाँ पे ट्रकिया अंदर जाता है, दैट रीजन हाइलम, और उसके ऊपर का कवरिंग जो है प्लूरा, वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये इन्फेक्शन प्लूरा में और ब्रोंक्यूल्स और ट्रकिया तक जा सकता है। फिर प्लूरा को अफेक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड प्लूरिसी। फिर कफिंग होएगा, पेशेंट को ज़ोर ज़ोर से सांसें लेनी पड़ेंगी। ये सब कंसोलिडेशन में होता है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन में ही एक्सुडेशन हुआ है, जिसकी वजह से अभी ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ है। देन नेक्स्ट टू दैट इज रेड हेपेटाइजेशन, द सेकेंड स्टेज। ये और 2-3 दिन में होएगा आफ्टर द फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे लंग्स का लीवर जैसा अपीयरेंस हो जाएगा, कंसिस्टेंसी वैसा हो जाएगा, एंड द लंग्स जो है उनके अंदर जो अल्वियोलाई है वो उसमें खून भरना शुरू हो जाएगा। दे विल बी एंगॉस्ड विद ब्लड, बिकॉज ब्लड सेल्स वहाँ पे सारे आ रहे हैं, एंड फिब्रिन भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है अब तक। देन नेक्स्ट टू दैट इज, अभी तो एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, डीस्क्वामेटाइज एपिथेलियल सेल्स, डैमेज एपिथेलियल सेल्स, ये सब कुछ उसमें जमा हो जाएगा। तो लंग जो स्पॉन्जी होता है वो अभी उतना स्पॉन्जी नहीं रहेगा, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा लाइक द लीवर, और रेडिश दिखेगा, इसलिए रेड हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन रेड हेपेटाइजेशन के और 2-3 दिन बाद होएगा। वहाँ पे वो रेड कलर से ग्रे अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इन दिस स्टेज इट इज कॉल्ड अवैस्कुलर स्टेज। ओके, बिकॉज अभी जो जितना भी मटेरियल अंदर आया था, द रेड सेल्स एंड एक्सेट्रा द थिंग्स, वो डिसइंटीग्रेट होएगा। ओके, अभी वो कलर चेंज करेगा, ग्रे ब्राउन टू येलो बन जाएगा वो एक्सुडेट का कलर, इसलिए जब वो खांसता है वो येलो एक्सुडेशंस आते हैं। देन
ये जो सिक्रीशंस है एक्सुडेट्स है उनका प्रेशर अल्वेलाई तो पे गिर ही रहा है, जिसकी वजह से कैपिलरीज कंप्रेस होती है, तो ब्लड फ्लो बराबर से नहीं हो रहा है अभी. देन WBCs माइग्रेट टू दिस एरिया इन द अल्वेलाई स्टिल टू जो भी डिस्क्वेमेटाइज मटेरियल है, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल है, उसको खा के साफ करने के लिए. देन फाइनली द फोर्थ स्टेज इज रिजोल्यूशन. नाउ अभी ये जो WBCs आ रहे हैं माइक्रोफेजेस है वो, एंड दे आर ट्राइंग टू क्लियर ऑफ दिस थिंग, तो अल्वेलाइज विल स्टार्ट फ्रीइंग अप, उनमें स्पेस बनने लगेगा. तो यहाँ पे एक्चुअली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है सब कुछ, लंग्स का बैक टू नॉर्मल जा रहा है. तो एक्चुअली चौथे स्टेज से निमोनिया रिकवर होने लगता है. ओके, बट देन ऑब्वियसली अगर उससे पहले ही लंग्स ज़्यादा डैमेज होकर पेशेंट को लैप्स हो गया है, द पेशेंट कैन डाई इन दिस प्रोसेस. एंड इफ़ धीरे धीरे वो रिजोल्यूशन की तरफ गया तो पेशेंट विल रिकवर. तो फैगोसाइटोसिस होएगा, बैक्टीरियल एडेन सेल्स विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड देन रीएरेट होएगा, वहाँ पे एरेशन होएगा फिर से अल्वेलाइज के अंदर. सो दिस इज़ हाउ यू सी द 4 स्टेजेस ऑफ निमोनिया. फिर डायग्नोसिस जो है हम लोग निमोनिया का कैसे करते हैं, तो मैंने बताया स्प्यूटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर एंड ऑल. उसी में एडिशनली फिजिकली जब पेशेंट आता है हमारे सामने तो चेस्ट के ऊपर हम लोग स्टेथोस्कोप से आस्कल्टेट करेंगे तो हमको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देंगे, क्योंकि अगर वो प्लूरा तक स्प्रेड हो चुका है इन्फेक्शन तो प्लूरा का फ्रिक्शन का साउंड आएगा, या फिर अंदर जो फ्लूइड जमा है उसमें थोड़ा भी एयर जाता है तो वो बबलिंग होके फूटने का साउंड आता है. Then next to that chest x-ray, so I told you it will show the appearance. Fine. Then next is the complications. What are the possible complications? तो 2 मैंने बताए तुमको कि वह इन्फेक्शन ब्रोंकियल्स तक जा सकता है, प्लूरा तक जा सकता है. प्लूरा में गया प्लूरेसी या प्लूरल एफ्यूजन होएगा, वहाँ पे फ्लूइड जमा होकर प्लूरा को डैमेज कर रहा है. एम्पाइमा पस फॉर्मेशन हो सकता है, लंग्स में एब्सिस हो सकता है, ये इन्फेक्शन ब्लड में जाके बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया दिखा सकता है, ब्लड के वाया मेनिंजस तक जाके मेनिंजाइटिस, या जॉइंट्स में आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, हार्ट की तरफ जाके एंडोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, ये इन्फेक्शंस के कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं. देन टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, हमने एंटीबायोटिक्स देखे, मैंने तुमको बताया एंटी फंगल या एंटीवायरल भी हम यूज़ करेंगे. साथ ही साथ हम एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीवर्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज निमोनिया में चेस्ट पेन होता है. कफ को रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि खांसने से पेशेंट को तकलीफ हो रहा है. बुखार के लिए एंटीपायरेटिक यूज़ कर सकते हैं. पैरेलली हम लोग सपोर्टिव में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट कैन ब्रीथ बेटर ऑक्सीजनेशन, एंड उसको कफ एक्सपेक्टरेट करने की भी टेक्निक सिखाई जाती है ताकि वो सब बाहर निकल जाए. ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है अगर पेशेंट इज टू बिकमिंग वेरी हाइपोक्सिक, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो रहा है तो. एंड जब आउटब्रेक्स होता है, जब एपिडेमिक जैसा सिचुएशन आता है, देन हम लोग ड्रग्स लाइक एमेंटिडिन, रिमेंटिडिन, ज़ेनामिवीर, ऑस्टेलमिवीर, ये सब एंटीवायरल्स है, ये भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा. ओके, सो हम लोग इन्फ्लुएंजा के एपिडेमिक्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स निमोनिया में लैंड अप हो सकते हैं. देन निमोनिया ये जो बीमारी है ये जनरली किसी भी एज ग्रुप में होती है, बट क्रॉनिकली इल पेशेंट्स या छोटे बच्चे या ओल्ड पर्सनस में ये कॉमनली दिखता है. फिर इसके सिम्टम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो फीवर जो आता है उसमें ठंडी लग के बुखार आ सकता है, तो अगेन इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. बट देन यहाँ पे कफ हो सकता है, एंड कफ में स्प्यूटम के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी निकलता है, इसको हीमोप्टाइसिस बोलते हैं. फिर स्वेटिंग रहेगा, कोल्ड क्लैमी स्टिकी स्किन रहेगा, देन स्किन ब्लू पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, पेशेंट को मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं. So that's all related to extra points of pneumonia.